सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग का 23 नंबर यानी देखते देखते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, तो 23 नंबर वाले सेक्टर में पहुँच गए हैं। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तो आइए देखते हैं आज हम लोग की मुलाकात जो होती है वो किन किन क्वेश्चनों से होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी से मैंने लिया है, जो मूल्य रूप से अगर आप देखोगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चन आए आप कोशिश करो वहीं से वहीं इसको हैंडल करने की। देखो, अनुज अजय के भाई के पिता, तो अजय के भाई के पिता यानी अजय के पिता की इकलौती पुत्री, तो पिता की इकलौती पुत्री यानी अजय की बहन का पुत्र है। तो बहन का पुत्र तो हमेशा भांजा कहलाएगा ना, तो कौन भांजा है? तो अनुज भांजा है। पूछ रहा है अजय का अनुज से क्या संबंध है, तो जब अनुज भांजा है तो अजय मामा होगा, और मामा को हम इस यहाँ क्या कहेंगे? तो मामा को हम यहाँ कहेंगे माँ का भाई। मामा को क्या कहेंगे? माँ का भाई कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देख लो, ये अनुज है, मैं दोनों तरह से बना दे रहा हूं। कौन है अनुज? तो कोई अजय है, और अजय के कोई भाई हैं, और उसके कोई पिता हैं, और की इकलौती पुत्री का यह पुत्र है। अब पूछा गया है अजय का अनुज से क्या संबंध है? तो हम हो गए तो ये मेरी मम्मी के पिताजी नाना जी का बेटा नाना, और नाना के बेटे का भाई यानी वो मेरा मामा होगा। तो मामा को क्या कहेंगे? तो माँ का भाई कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। तो आप हमेशा ऐसे ही बनाते हो, कोशिश करो कि बिल्कुल यहाँ से आप डायरेक्ट बनाने की आप बना सकते हो। चलिए, आप लोग की कृपा से मेरी आंख ठीक हो गई है। चलिए बाबू, बहुत अच्छा है, आपकी आंख ठीक हो गई है, इससे बढ़िया तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अब देख लो बाबू, फिर से अगला क्वेश्चन हमने आरआरबी एनटीपीसी से ही ले रखा है, और फिर से जो अगला प्रश्न है ये आपके ब्लड रिलेशन से ही ले रखे हैं। तो ध्यान से समझोगे प्रश्न में क्या कह रखा है। तो कहता है $R का अर्थ है कि RS का भाई, यानी डॉलर के पहले जो भी शख्स होगा वो भाई, @ के पहले जो भी शख्स आएगी वो पत्नी कहलाएगी, हैश के पहले जो भी आएगी वो पुत्री कहलाएगी, और ग्रेटर के पहले जो भी आएगा वो पिता कहलाएगा। अब कहता है कि सर हमने एक 4 समीकरण आपको दिया है, आपको यह तय करना है कि कौन सा समीकरण यह तय कर देगा कि डी ए का ससुर है। तो डी को ए का ससुर बनने के लिए पहले डी को लड़का बनना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, डी के बाद क्या है? तो हैश है, यानी सी डी की बेटी है, और बेटी का पिता, तो बेटी का पिता तो पति हुआ, तो हम उसकी पत्नी हो गए, तो यही गेम खत्म हो गया डी का। अच्छा देखते हैं, अगर हम हैं, ये मेरा पिता है, ठीक है, तो ई तो मेरा पापा है, लेकिन हम उसके बेटा हैं या बेटी नहीं प्रूफ कर सकेंगे, खत्म हो गया। हम हो गए, ये मेरी पुत्री हो गई, और मेरी पुत्री के पिता हो गए, तो पुत्री के पिता मेरे पति हो जाएंगे, और पति हो गए तो डी ए का ससुर नहीं हो सकता है, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, हम हैं, एक ही बचा, यही आंसर होगा। मेरी कौन? तो बेटी, और मेरी बेटी का कौन? तो मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटे का कौन? तो मेरे बेटे की पत्नी, तो मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू हो गई। तो जब ए मेरी बहू है तो हम इसके सास या ससुर हो सकते हैं, लेकिन मेरे पहले ग्रेटर का साइन है, और ग्रेटर कहता है कि मेरे पहले जो भी आएगा पिता, यानी डी यहाँ पिता है, यानी डी यहाँ लड़का है, और जब ये लड़का हो के ए को बहू कहेगा तो इसकी बहू इसको ससुर कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बहुत अच्छे से और आसानी से बनने वाला प्रश्न है। आगे चलें। देखिए, बेस्ट टीचर कौन है? जिसकी बात आपको समझ में आती है ना सानू, वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। ठीक है, अब जैसे मान लो अमिताभ बच्चन महानायक कहे जाते हैं, लेकिन सबको अमिताभ बच्चन थोड़ी ना पसंद है, किसी को सलमान खान, किसी को शाहरुख खान पसंद है। तो आपके लिए बेस्ट टीचर वही होंगे जो दूसरे के लिए हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको किनकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, किनका बात आपको समझ में आता है, वही आपके लिए बेस्ट टीचर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। डायरेक्शन से प्रश्न लिए गए हैं, और प्रश्न पूछता है बिंदु x बिंदु y से कितना दूर और किस दिशा में। मैं 2 तरीके से बना रहा हूं, एक मेरा तरीका और एक आपका तरीका। तो ध्यान से देखिएगा,
आदित्य बिंदु एक्स से शुरू करके सबसे पहले वो साउथ की ओर जाता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है वो ईस्ट में आएगा और 20 मीटर चलेगा। फिर से वो दायां मुड़ता है, तो ईस्ट से दायां मुड़ने का मतलब साउथ में वो 10 किलोमीटर गया। और पुनः दायां मुड़ता है, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब है कि वेस्ट में आएगा और वेस्ट में आकर के वो 40 मीटर चलेगा। अंत में वो एक बार दाएं मुड़ता है और वेस्ट से दायां मुड़ने का मतलब है नॉर्थ में जाएगा। और नॉर्थ में कितना चलता है वो, तो 40 मीटर चल करके बिंदु वाई पे पहुंचता है। अब देखो जो भी अपोजिट डायरेक्शन है ना, आप उसको काट लेना। तो नॉर्थ भी 40 है, साउथ भी 40 है, यानी ये कैंसिल हो गया। 20 ईस्ट से 20 वेस्ट कैंसिल हो गया, यानी वेस्ट में 20 बच गए। पूछा क्या गया है, बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितना दूर है। तो बिंदु एक्स बिंदु वाई से 20 मीटर दूर है। अब किधर है, तो एक्स से वाई जब पश्चिम में है तो वाई से एक्स जो है वो पूरब में होगा। अब पूरब में 20 मीटर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। ध्यान से देखो, बिंदु एक्स से शुरू करके 30 मीटर कहाँ चला मैं, तो दक्षिण दिशा में चला। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं बायां मुड़ूंगा तो पूरब में आऊंगा और 20 मीटर का सफर तय करूंगा। फिर से मैं दायां मुड़ूंगा तो दक्षिण में जाऊंगा और 10 मीटर का सफर तय करूंगा। फिर से पुनः दायां मुड़ करके 40 मीटर चलूंगा। तो यहां से मैं दायां मुड़ा पश्चिम की ओर और चला कितना, 40 मीटर। और अंत में मैं एक बार दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। तो देखो अंत में दाईं ओर मुड़ा और मैं कितना सफर कर रहा हूं, तो 40 मीटर सफर कर रहा हूं और मैं बिंदु वाई पे पहुंच गया। प्रश्न क्या पूछे गए, ध्यान दोगे। बिंदु एक्स बिंदु वाई से, यानी मुझे बिंदु एक्स पहुंचना है बिंदु वाई से। तो बिंदु वाई से अगर बिंदु एक्स में जाना पड़े तो मुझे ईस्ट में जाना पड़ेगा। और डिस्टेंस कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस 40 है और ये डिस्टेंस 20 है। तो इसके 20 से इसका 20 कट गया, नहीं ये डिस्टेंस 20 बच गया। तो वही हमारा आंसर ईस्ट में 20 मीटर हो गया, जो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है सर, आप पहचाने हमको। सर हम आपके फाउंडेशन बैच समिति बाजार से हैं। बाबू बिना चेहरा के कैसे पहचानेंगे रे। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। कहता है बिंदु ए बिंदु बी से कितना दूर और किस दिशा में है। तो जया बिंदु ए से चलना शुरू करती है और साउथ में चलती है कितना, तो 349 मीटर। अब वहां से वो बाएं मुड़ती है, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब वो ईस्ट में मूव करेगी और 129 मीटर चलेगी। पुनः बाएं मुड़ती है, तो ईस्ट से बायां मुड़ने का मतलब वो नॉर्थ में जाएगी और 349 मीटर फिर से रन चलती है। वो दाएं मुड़ती है, तो नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में वो कितना चलेगी, 94 मीटर। और कहाँ पहुंच जाएगी जी, तो बिंदु बी पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देख लो जो जो कटने वाला डिस्टेंस है आप उसको काट लो। तो नॉर्थ और साउथ कटने वाला है, काट लो। ईस्ट में 129 और 94 जुड़ गया। ठीक है, तो 9 और 4 कितने हो गए, तो 13 के लिए 3 हाथ में बचा 1, 9 1 10 10 2 12 के लिए 2 हाथ में बचा 1 1 2, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 223 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, 223 मीटर। अब पूछा गया बिंदु ए बिंदु बी से कितना दूर है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तो ईस्ट में है, लेकिन बिंदु बी से बिंदु ए वेस्ट में होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट में 223 मीटर। अब देख लो वेस्ट में 223 मीटर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। आप इसको चाहो तो फिगर से भी बना सकते हो। ए से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर चला कितना, तो 349 मीटर। उसके बाद वहां से वो बाईं ओर मुड़ा, यानी पूरब में गया और कितना चलता है, 129 मीटर। फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और 94 चला। तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ा और कितना चल रखा है, तो 94 चल रखा है। और फिर से कहता है बिंदु, अच्छा एक डिस्टेंस छूट गया ना, कहता है कि फिर से वो बाईं ओर मुड़ करके 349, तो बाईं ओर मुड़ करके वो 349 मूव करता है, यानी ये वाला दूरी डिस्टेंस 349 हो गया। और फिर से वो दाईं ओर मुड़ करके 94 चल लिया और बिंदु बी पे पहुंच गया। अब देख लो प्रश्न क्या बनता है, बिंदु ए बिंदु बी से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये 94 और ये 129 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 223 किस डायरेक्शन में है, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक आने के लिए हमको वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, सीजीएल 2024 का सेट करवाइए। बाबू ये
30 का है, ठीक है। आज हम लोग 23 पे आ गए ना, 7 और चलेगा, उसके बाद ये रेलवे वाला 30 का जो हमने कमिट किया था वो 30 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग मिक्स क्वेश्चन में आएंगे, जिसमें एमटीएस का, एलडीसी का, यूडीसी का, रेलवे का, यानी सारे जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा है वो एसएससी में नहीं पूछेगा, और जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा है वो रेलवे में नहीं पूछेगा। तो ये 7 और बचे हुए हैं, ठीक है। खुश रहिए बाबू। 23 नंबर सेट है, 7 सेट होगा। 30 की हमने कमिट की थी कि 30 दिन भंडारा चलेगा, 30 दिन भंडारा चला। अब इसके बाद जो भंडारा चलेगा आपका 31वां दिन से, उसकी रूपरेखा चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़कर के 30 पक्का रहेगी पर डे। जैसे कभी कभी यहाँ 26-27 देखने को मिलता है, लेकिन ये 30 कंप्लीट होने के बाद सीरीज आपकी 30 क्वेश्चन रहेगी पर डे। उसमें आपके सारे एग्जाम के अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल करूंगा, जिसमें मैं एसएससी के सारे एग्जामिनेशन, रेलवे के सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का चयन करूंगा। और वो आपको जो चलेगी ना, यानी एक दिन अगर स्टार्ट किया तो 1 से 2 दिन में 2-3 टॉपिक पे ही काम होगी, ज्यादा टॉपिक पे काम नहीं होगी। यानी हर दूसरे तीसरे दिन टॉपिक चेंज हुआ करेगी, और हर बार हम लोग 2-3 टॉपिक को एक बार में देखेंगे 30 क्वेश्चंस की मदद से। नेक्स्ट देखोगे, देखिए श्रृंखला है और इजी श्रृंखला है। 15 से अगर 17 जाने हो तो बोलोगे सर 2 बढ़ जाऊंगा, और 17 से 20 जाने हो तो बोलोगे सर 3 बढ़ जाऊंगा, और 20 से 25 जाने में बोलोगे सर 5 बढ़ जाऊंगा। तो पहले 2 फिर 3 फिर 5, तो ये तय है कि अब 7 बढ़ना है, प्राइम सीरीज है। तो 25 और 7 कितने होंगे, तो 32 होंगे। अब देख लो 32, इसमें 31 है, इसमें 37 है, खत्म हो गया। अब देख लो 13 में 3 जोड़ोगे 16 होंगे, 16 में 3 जोड़ोगे 19 होंगे, और 19 में 3 जोड़ोगे तो 22 होंगे। इसी तरह 22 में अगर 3 जोड़ोगे 25, 25 यानी y के लिए 32y चाहिए, 32y ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा बी नंबर हो गया। हाँ बाबू, मेरा घर पटना ही है। अच्छा देखिए, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सीरीज पहले बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा अगर हम थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करें तो यहाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ थोड़ा कम बड़ा हो रहा है। यानी यहाँ कितने, तो 3 बढ़े। फिर देख लो 44 और 3 कितने, 47, कितने तो 52 और 3 95। यानी हमको ये वाली सीरीज नहीं पकड़नी है। तो देखो तो 11 दूना 22, -1 21, -1 +1 कर सकते हैं, और 23 दूना 46 और +1 47 कर सकते हैं। 47 दूना 94 और +1 95 कर सकते हैं। तो 95 दूना अगर हम करते हैं तो 9 दूना 80 और 5 दूना 10, 190 और 2 192। 192 आया क्या, नहीं आया। 7 दूनी 40, दूना 80 और 7 दूनी 14, एक जुटना चाहिए। अच्छा ध्यान दो, 11 से 20, ठीक है, 11 दूनी 22 और -2, 20 से 40, 20 दूना 40 और +4, 40 दूना 40 40 80, 4 4 8 98, -6। तो अब दुगना हो करके और +8 बढ़ेगा। तो 92 इंटू अगर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो गए, और 9 दूना 18, 184। तो पहले 2 घटता है तो 4 बढ़ता है, फिर 6 घटा, तो अब 2 से 4 तो 6 से 2 घटा, 6 घटा, 4 बढ़ा, 4 ही बढ़ाओ, तो 4 बढ़ाओगे तो 188। छोटा सा सीरीज है और दिमाग खराब कर रखा है। 11 20 23 44 47 92 95। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 11 दूना 22 -2,
11 दूना 22 -1, 11 चक्को 44, 11 छक 96, नहीं, अंतर ही निकाल लेता हूं, सबसे आसान काम। कितने का अंतर हुआ? तो +9 का अंतर हुआ, फिर कितने का? तो +3 का। 23, 33, 43, यानी 4 में से 3 गया, 1 और 2, 21 का अंतर आया, फिर से कितने का? 44 और 47, 3 का अंतर आया। अच्छा देखो तो 12 में से 7 गया 5, और 8 में से 4 गए 4, 45 का अंतर है, फिर कितने का? तो 3 का अंतर है। यहां देख लो, 9 दूना 18, 19 20 21, 21 दूना 42 और 3, तो 45 दूना 90, और 90 और 3 93, यानी यहाँ 93 ऐड होने वाले हैं। गुना 2 +3, 5 3 8 9 9 18, 188। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले। देखिए क्या सीरीज दे रखा है, 65 है, 90 है, 107 है, 116 है, 121 है, नेक्स्ट वन इज बाट। हमें मालूम है छोटे छोटे पदों से जब सीरीज का अंतर लेंगे तो ये एडिशन सीरीज है। 10 में से 5 गया 5, यानी 25 का अंतर आया, ठीक है। 7 में से 0 गए 7, और 10 में से 9 गया 1, यानी 17 बढ़ गए। 7 3 इधर 6 इधर, 9 बढ़ गए, और यहां 16 5 21 हो गए। अच्छा देखो तो क्या घट रहा है, 25 से 17 होने का मतलब है कि सबसे पहले यहां 5 और 3 8 घट गए। अच्छा फिर से देखो तो कितने घटे, तो 9 9 18, यानी 8 ही घटे। अच्छा फिर से देखो तो कितने घटे, तो 4 घटे। 2 बार 8 घटा है तो 2 बार 4 भी घटेगा। 5 में से 4 गया तो 1 प्लस होगा, तो 1 प्लस होने पर ये 122 आएगा। दे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है ना कि सर एक घर में 6 लोग हैं, LMNOPQ, NQ की बहन है। अच्छा ब्लड रिलेशन बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, NQ की बहन है, तो बाबू N जब बहन होगी तो लड़की होगी, और बहन और भाई तो पैरेलल लाइन पर रहते हैं, तो किसकी बहन है N? तो Q की बहन है। MP के पति का भाई है, एकदम अलग बनेगा। M जो है ना वो P के पति का भाई है। अभी दोनों में कोई संपर्क नहीं जुट पाया। O L का पिता है। अब O किसका पिता है? L का, तो बिल्कुल अलग बना कि सर O पिता है। किसका पिता है बाबू? तो L का पिता है। और Q का दादा है, तो O L का पिता भी है और O Q का दादा भी है। तो Q का दादा होने के लिए पहले Q के पिताजी चाहिए, और उसके ऊपर O चाहिए जो कि दादा हो जाएगा। इस समूह में 2 पिता 1 माता और 3 भाई हैं। 2 पिता तो मुझको मिल गए हैं, तो अब ये पिता किसको बनाना पड़ेगा? तो L को पिता बना लेते हैं। चलिए अब कहता है कि 1 माता भी है, तो अगर हम 1 माता बनाएं और 3 भाई होने चाहिए, तो एक एल का भाई हम किसको बना सकते हैं? पी को। तो हमको लगता है ना कि इसको पी बना लेना चाहिए। एल को क्या बना लेना चाहिए? पी बना लेना चाहिए। और इसका एक भाई किसको? एल को बना लेना चाहिए। और पी की पति का भाई, तो पी के पति का भाई एम है। पी के पति का बोला था, एम पी के पति का भाई है। एम जो है वो पी के पति का भाई है। इसका मतलब है कि पी को लड़की बनना पड़ेगा। एम पी के पति का भाई है। अच्छा क्वेश्चन है रे। एम पी के पति का भाई है, तो एम जब पी के पति का भाई है, तो पी के पति का भाई, यहाँ एल को रखते हैं, यहाँ हम लोग पी को रखते हैं, और पी के पति का भाई एम है। पी के पति का भाई एम पी के पति का भाई है।
एम पी के पति का भाई है और पी का कनेक्शन कहीं जुड़ा नहीं है, तो पी का कोई पति है और उसका भाई कौन है, एम, यानी पी इसकी क्या हो गई, पत्नी होगी। देखिए समूह में कितने पिता चाहिए थे, दो पिता, तो एक पिता ये और एक पिता ये। अब हमको एक माता चाहिए, तो किसी की माता तो बनी नहीं, यानी ये प्लस जो है अगर एल को हम साबित करें तो एल की पत्नी पी हो जाएगी और पी के पति का भाई एम है। बहुत बढ़िया। पी के पति का भाई एम है। एल के पिता वो हैं, ठीक है, और ओ जो है दादा है। तो पी के पति का भाई एम है, तो अगर एल को हम पति बना ले किसका, पी का, तो पी पत्नी हो गई और इसका भाई कौन हो गया, एम। तो परिवार में दो पिता मिल गए, एन और क्यू की माता मिल गई। अब भाई की संख्या कितनी है, तो तीन, तो दो भाई यहाँ हो गए, एक भाई यहाँ। देख लो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी का पति कौन है, तो पी का पति सर एल है। एल किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए जो है यही परफेक्ट आंसर होगा। राम किशोर जी खुश रहिए बाबू। डेली रीजनिंग टेस्ट बंद नहीं हुआ है जी, चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। ऐप पर जाइए ऑफलाइन मिल जाएगा और किसान कोल्ड स्टोर में आइए ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखोगे तो 20 से 14 होने का मतलब है 6 घटाओगे, और 14 से 8 होने का मतलब है 6 घटाओगे, 8 से 2 होने का मतलब है 6 घटाओगे। हम 28 भी कह सकते हैं ना बी को, तो 28 में 6 घटाओगे तो 22। अब 22 में ज्यों ही आप 6 घटाओगे 16, 16 किसके लिए, पी के लिए। अब देख लो लगभग सारे पी से दे रखे हैं, देख लो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो 128 दूना कितने हो जाएंगे, तो 8 दूना 16 के लिए 6, हाथ में बचा एक, 12 दूना 24, 1 25, 256 हो जाएंगे। पी 256 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए कहता है 4:20 होने पर घड़ी की घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा। तो बाबू जब 4:20 दे रखा है तो 4 कहने का मतलब है कि सुई 20 पे होगा, दोनों के बीच में 0 मिनट का अंतर आया, और हम लोग को मालूम है कि जब दोनों मिनट के बीच में 0 मिनट का अंतर आ जाए तो मिनट के आधा को हम लोग आंसर बना लेते हैं। तो 20 का आधा 10 डिग्री का कोण बना, और 10 डिग्री का कोण हमें ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। किसान कोल्ड स्टोरेज बाबू आज बंद था, ठीक है, आज पूरा भारत बंद था ना, तो उसके लिए किसान कोल्ड स्टोरेज के सारे जो है ना वो बंद था, ठीक है, जिसके कारण आज टेस्ट वहां नहीं हुई, लेकिन कल से चलेगी टेस्ट कंटिन्यू। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अरुण ने विजय को एक घड़ी दी। मान लीजिए हम अरुण हैं और आप विजय हो, तो हमने आपको एक घड़ी उपहार में दे दी, ठीक है। हमने क्या की, आपको एक घड़ी उपहार में दे दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती थी। अच्छा सोचिए, घड़ी हर 3 मिनट चल करके 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर जब 3 मिनट चल करके वो 5 सेकंड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि 1 मिनट चलने पर वो कितना आगे बढ़ेगी, तो 5/3 सेकंड आगे बढ़ेगी। और 60 मिनट जब चल लेगी घड़ी, तब वो 5/3 गुने 60 सेकंड चल लेगी, यानी 30, 20, 25, 100, यानी हर घंटा 100 सेकंड घड़ी भागेगी। नहीं, 3 मिनट में 5 सेकंड, तो 10, 3 दहिया 30, 5 दहिया 50, ठीक है, 3 दहिया 30, 5 दहिया 50, यानी 60 मिनट में वो 100 सेकंड चल लेगी, ठीक है। तो 100 सेकंड 60 मिनट में चलेगी, तो 120 मिनट में 200, यानी कह सकते हैं सर 180 मिनट में, यानी 3 घंटा में घड़ी जो है ना
300 सेकंड चलेगी, और 300 सेकंड का मतलब हो गया कि 5 मिनट चलेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देख लो, प्रश्न के नेचर को समझने की कोशिश करो, ठीक है, फिर आराम से आप बना सकते हो। इस बार सैटरडे वाली क्लास चलेगी, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 3 मिनट में 5 सेकंड, तो 1 मिनट में 5/3 सेकंड, तो 60 मिनट में 5/3 गुने 60 यानी 100 सेकंड, यानी हर घंटे घड़ी 100 सेकंड आगे जाती है। तो 1 घंटा में 100 सेकंड, 2 घंटा में 200 सेकंड, और 3 घंटा में 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब हो गया 5 मिनट। हिसाब मिल गया। अब आगे चलो। उसे सुबह 7 बजे सही सेट किया गया। कितने बजे हम लोग बाबू सही सेट किए हैं? 7 बजे। उसी दिन दोपहर में घड़ी 4:15 बजा रहे थे। सही समय क्या होगा? अच्छा बताइए, ये जो घड़ी 4:15 बता रही है, ये इसका बढ़ा हुआ टाइम है ना? ये इसका बढ़ा हुआ टाइम है। कैसा टाइम है? बढ़ा हुआ टाइम है। तो जब बढ़ा हुआ टाइम है तो राउंड फिगर में हम 4 बजे तक की कोशिश करते हैं। तो हम अगर 4 बजे तक जाएं तो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक अगर हम समय की कल्पना करें तो कितना हो जाएगा? तो देख लो तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी टोटल 9 घंटा घड़ी चली है। ठीक है। जब 3 घंटा चल करके 5 मिनट फास्ट होती है, 3 घंटा में 5 मिनट फास्ट होती है, तो 9 घंटा में 5 गुने 3 यानी 15 मिनट फास्ट होगी। यानी घड़ी 4 बजे तक, घड़ी कितने? 4 बजे तक 15 मिनट फास्ट हो चुकी है, फास्ट हो गई है। इसलिए सही समय 4:15 माइनस 15 मिनट इक्वल टू 4 PM। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम आसानी से समझने वाला क्वेश्चन था। 3 मिनट में 5 सेकेंड यानी हर घंटे 100 सेकेंड, यानी हर 3 घंटे पर वो 5 मिनट घड़ी फास्ट होती है। टोटल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जाने में 9 घंटे लगे, और 9 घंटे चल करके घड़ी 3/15 मिनट फास्ट हो चुकी होगी। तो 15 मिनट फास्ट होने के बाद वो 4:15 का समय दिखा रही है। यानी अगर एक्चुअल टाइम उसकी देखेंगे तो 15 मिनट कम होगी। तो 4:15 में हम लोगों ने 15 मिनट को घटा लिया, यानी हमारा आंसर 4 बजे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखिए, एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, तो 10 बार बजने में, इसी दर से 10 घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा? अच्छा बताइए तो 6 बार बजने में, 6 बार बजने में कितने सेकंड लगते हैं? 9 सेकंड का समय लगता है। तो एक बार बजने में 9/6 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है। और वो पूछता है सर 10 बार बजने में कितना लगेगा? तो 9/6 अगुने 10, 10 9 90 गुने 6 हो गया 15 छक 90, यानी 15 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? तो 15 सेकंड लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आंसर हो गया। बाबू ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है। हमने तो लिखा ना, ये लिखना नहीं होता है, बस इतना सोचना होता है। हमने तो लिखा इसीलिए लगा कि बहुत कुछ लिख दिया, जबकि उतना हमें लिखने का जरूरत कहाँ है। देखिए तो 3 मिनट में 5 सेकंड आ गए, तो 30 मिनट में 50 सेकंड आ गए, तो 60 मिनट में 100 सेकंड आ गए, तो 1 घंटा में 100 सेकंड, तो 2 घंटा में 200, 3 घंटा में 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट हो गया। और सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक जाने में 9 घंटा, तो 3 से गुना इधर, तो 3 5 तिहाई 15 उधर, यानी 15 मिनट फास्ट होने के लिए उसको 9 घंटा लगेगा। तो 15 मिनट पीछे चले जाओ। देखो क्या कहता है। एक को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद, परंतु 20 मार्च से पहले, यानी 17 के बाद और कब से पहले? तो 20 से पहले। इसके लिए 18 और 19 2 दिन बचे। जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद, बी के याददाश्त में, परंतु कब से पहले? तो 22 मार्च से पहले। तो इसके नजर में 19 रहा, 20 रहा, 21 रहा। दोनों में जितने भी कॉमन है आप उसको हटा लो। तो यहां से 20 कॉमन हट गया, यहां से 18 कॉमन हट गया। दोनों में कॉमन क्या नहीं हटा सके? 19 नहीं हटा सके। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन। अच्छा सोचिए, प्रति चौथे दिन मिलता है रामू और वो 5वें दिन मिलता है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 5 को 20 दिन, यानी 20 दिन के बाद वो पुनः मिलेगा। कहता है वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे, तो जब 5 तारीख को मिल चुका है और 20 दिन बाद फिर से वो मिलेगा, तो 5 और प्लस 20 कितना हो गया, तो 25 तारीख को वो मिलेगा। 25 तारीख देखिए कहाँ है, 25वें दिन। ऑप्शन नंबर डी, एकदम आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था, एलसीएम मेथड पे बनने वाला। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है 2.6 वर्षों को आप महीने दिनों को किस प्रकार लिख सकते हो। तो अक्सर इसमें बच्चे 0.6 जो है ना उसको समझ लेते हैं आधा साल है, लेकिन 0.5 ना आधा साल होगा, 0.6 आधा साल नहीं होगा। 0.5 कहने का मतलब है कि आधा हो गया, लेकिन 0.6 कहने का मतलब आधा नहीं हुआ। तो इसको निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखोगे 2 वर्ष तो है, ठीक है। अब 0.6 को निकालते हैं तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। इस 365 दिन को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि यहाँ डेसिमल में है तो नीचे हम 10 रख सकते हैं। बोलो, 2 तिया 6 कट गए, 2 पचे 10 कट गए, 5 सते 35 कट गए और 5 तिहाई 15 कट गए, 3 तिहाई 9 हो गए और 7 तिहाई 21 हो गया, यानी टोटल 219 दिन हो गए। टोटल कितने हो गए, तो 219 दिन हो गए। अब बचा कि 219 दिन को हम महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ा सिंपल फंडा देख लो। जनवरी कितने दिन लिया, 31 दिन। फरवरी कितना लेगा, 28 दिन, क्योंकि नहीं दिया गया है लीप ईयर तो साधारण वर्ष मानेंगे। मार्च कितना लेगा, तो 31 दिन। अप्रैल कितना लेगा, 30 दिन। मई कितना लेगा, 31 दिन। जून कितना लेगा, 30 दिन। और जुलाई कितना लेगा, 31 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 महीने हो गए। 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 के लिए कितने हो गए, 2 बच गए हाथ में 1। 3 1 4 4 2 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21, यानी 212 दिन खर्च हो गए पूरा 31 जुलाई होने में, यानी 7 महीने होने में। कितने दिन और बच गए, तो 219 में से 212 दिन निकल गया, यानी 7 दिन और बच गए। कितने दिन और बच गए, तो 7 दिन और बच गए। यानी हम कह सकते हैं सर 2 साल 7 महीना, 7 महीना और 7 डे। 2 साल 7 महीना और 7 डे। इस क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका है। अब देख लो तो किसमें है, 7 दिख कहीं नहीं आया जी। 12 6 18, सही कैलकुलेट किए हैं। 219 3 तिहाई 9 7 तिहाई 21, ठीक है। 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 के लिए 2 हाथ में बचा 1। 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 3 18 18 3 21, 221 दिन हो गए। 12 है, 219 दिन जाना था। 13 14 15 16 17 18 19, 60 दे आने चाहिए बाबू। 2 साल 7 महीना और 7 दिन होना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। लीप वर्ष को कैसे शामिल कर सकते हैं, जब तक लीप वर्ष बोला नहीं है। देख लो आने चाहिए कितने, 2 साल 7 महीने 7 महीने और 7 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 दिन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तब हम इसको लीप ईयर का संज्ञा देंगे। और लीप ईयर का संज्ञा देने पर यहाँ 28 के जगह कितना लेंगे, 29 दिन लेंगे। तब यहाँ 212 के जगह 213 दिन होगा और 6 डे, क्योंकि आपको आंसर तो लगाना है, छोड़ के नहीं जाना है। तो इसका आंसर सही में होना चाहिए था 2 साल 7 महीने और 7 दिन, जबकि आंसर इसके क्या दे रखे होंगे, तो 2 वर्ष 7 महीना और 6 दिन, क्योंकि 365 दिन ही होते हैं एक साल में। सही काटे हैं ना, 2 तिया 6 2 पचे 10, ठीक है। 5 सते 35 5 तिहाई 15, 219 दिन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। 3 3 6 3 तिहाई 9 3 12 3 15 3 6 18 3 सते 21, 210 और 212 दिन, ठीक है। बच गए कितने, तो 219 में से 212 घटाएंगे तो 7 दिन बच जाएंगे। इसका आंसर ये होना चाहिए,
2 साल 7 महीने और 7 दिन। ठीक है, ये जबरदस्ती का दिया है। ठीक है बाबू, ये जबरदस्ती का दे दिया। इसका आंसर कितने होने चाहिए? 2 साल 7 महीने और 7 दिन होने चाहिए। लीप ईयर जब तक बोलेगा नहीं, लीप ईयर मानेंगे नहीं ना। वो सीधा बोला आप वर्षों महीनों और दिनों में प्रकार में लिखिए। और हमने क्या लिखवाया है कि जब तक लीप ईयर के बारे में ना कहा जाए तब तक हम लीप ईयर की कल्पना नहीं करेंगे। कितने रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया जाता है? देखिए तो, कितने रेसिपी में दिए गए मसालों में से तो 3 मसाले दिए गए हैं, सैंडलवुड है, कैननमैन है और ग्रीन कोरिएंडर है। अब कहता है कितने रेसिपीज में दिए गए मसालों में केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया जाता है? तो केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया जाता है तो 12 12 24 25 26, 26 और 7, तो 26 और 7 हो गए 33, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या तो चटाई है लेकिन दोनों नहीं। तो हमको ऐसा सोफा चाहिए, ऐसा सोफा चाहिए जो या तो पलंग हो या तो चटाई हो लेकिन दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो देख लो तो, यहां से ये सोफा है ना, तो ये 10 सोफा हमको ऐसा मिला जो हमको किसकी श्रेणी में आएगा? चटाई की श्रेणी में भी और पलंग की श्रेणी में भी। तो हमको इस 10 को नहीं चुनना है क्योंकि उसने बोला था कि दोनों साथ में नहीं होने चाहिए सर, तो ये 10 का चयन नहीं करेंगे। तो फिर इस 14 को चुनेंगे जो पलंग है सोफा लेकिन चटाई नहीं, और फिर इस 3 को चुनेंगे जो चटाई है लेकिन पलंग नहीं। तो 14 और 3 जब जोड़ेंगे तो 14 3 कितने हो जाएंगे भैया? तो 17 हो जाएंगे। और 17 हमारा ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। और ऐसा 2 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे मार्केट में ऐसा 2 क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां 9 10 11 12, यानी 109 चाहिए। 109 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। अब इसमें अगर आप जोड़ घटाव गुना की क्रिया करने की कोशिश करोगे तो फिर तो भैया आप काम से गए, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ बस एक ही लॉजिक लगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक क्वेश्चन इधर से दिया था, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अगला क्या? अच्छा क्वेश्चन है, बनाकर दिखाइए जल्दी से, बनाकर दिखाइए आंसर कितना आएगा। सुनील कुमार मौर्य ने कहा ए आएगा सर। अतुल का भी आंसर ए आया है, बहुत बढ़िया। कठिन आएगा, चलिए देखिए ध्यान से। हाँ देखो, 4 + 7 को जोड़ दिया, ठीक है, तो 7 4 कितने हो गए? तो 11 हो गए। अब इसमें कितना प्लस करना है? तो दोनों का अंतर, तो 7 - 4 का अंतर लिया तो अंतर कितने आ गए? तो 3 आ गए। अब इसमें से एक की कमी कर दिया तो 2 हो गए। अब इस 11 में इस 2 को हमने जोड़ दिया तो कितने हो गए? तो 13 हो गए। इसी तरह हमने 5 को लिया प्लस 7 को लिया, तो 7 5 कितने हो गए? तो 12 हो गए। अब इसमें हमने प्लस किया, तो क्या प्लस किया? तो 7 और 5 का अंतर लिया। जब 7 और 5 का अंतर लिया तो अंतर कितना आया? 2। इसमें से 1 माइनस किया तो 1। यही 1 को हमने 12 में जोड़ दिया, तो 12 और 1 कितने हो गए? तो 13 हो गए। सेम तरीका अप्लाई करो, 6 + 9 को जोड़ो, 9 6 कितने हो गए? तो सर 15 हो गए। अब इस 15 में क्या करना है? तो दोनों का अंतर पहले ले लो। जो अंतर आया वो कितना है? 3।
इसमें 1 माइनस करो तो कितने हो गए, तो 2। इस 15 में 2 को प्लस ना करना चाहिए, तो 15 2 17 आना चाहिए। 9 6 15 12, अंतर आया 1 का तो जोड़ दिए, यहाँ अंतर आया 2 का, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। कोई और लॉजिक लेते हैं, लॉजिक तो अच्छा मिला था। चलिए देखिए दूसरा लॉजिक लेते हैं। सच्चक को 28 का आधा 14 माइनस 1 7 5, 12 दूनी 24 का आधा 12 प्लस 1, एक जगह माइनस 1 एक जगह प्लस 1, नहीं 13 7 20, 4 से भाग। देखो तो 7 प्लस 13 को जोड़कर अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 20/4, यानी ये आ गया कितना, 5। अच्छा, इसी तरह से अगर हम 7 प्लस 13 को जोड़े और 5 से भाग दें तो 20/4, यानी ये आ गया कितना, 4। तो अब 6 से भाग देना है। अगर हम 9 को और 13 को लें और 6 से भाग दें तो 9 3 12 का 2, हाथ में बचा 1, 9 1 10 1 11। 13 10 23 यानी 22। 6 से भाग दें तो 6 तिया 18, पूरा तो कटेगा नहीं जी। इस लॉजिक से 13 पूरा दिए रे आप लोग। 7 4 11, 3 का अंतर, -1 तो 2 बढ़ा, 7 5 12 तो 1 बढ़ा, 9 6 15, तो यहाँ फिर 2 घटाएगा क्यों, 13 में से 4, 13 में से 7 नहीं, 13 7 20, 5 चको 20, 13 7 20, 4 पचे 20, 13 और 9 22। 6 4 10, 6 4 10 माइनस 5 5 हो गया, 9 6 15 1 16, 16 -7। इसे आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा है रे, देख तो। 6 4 10 और -5 अगर करते हैं तो 5 होगा, 9 6 15 1 16, 16 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 3 इधर 6 इधर, 9 होगा, नहीं, ये सब क्वेश्चन का यही फंडा है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो वहां तो पहला वाला रूल लग गया था, लेकिन सब में प्लस था इसमें माइनस था। 37 56, 13 5 65, 17 63, 13 चको 52, 13 चको 52 और 37 सती 49, 3 का अंतर, 4 है तो 3 का अंतर, 13 पचे 65 और 7 9 63, 2 का अंतर, 13 छक 78, 9 अठी 72, 9 9 81, 9 9 81। अब इसको बाद में देखा जाएगा।
देखिए तो क्या किया है, 21 को 2 गुना किया 42 हुआ, 42 को 2 गुना किया 84 हुए, 9 को 2 गुना किया 18 हुआ, 18 को 2 गुना किया 36 हुआ। तो 18 दूना कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और 36 दूना कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। यानी आंसर इसका कितना चाहिए, तो आंसर इसका 36 चाहिए। आंसर कितना चाहिए, 36। कितना नंबर था, 19 नंबर ना, हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे। देखिए कहता है कुछ पक्षी हैं जो नारंगी, पीले, काले, हरे, धूसर, लाल प्रकार में प्रत्येक 3 सफेद रंग के हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो कितने पक्षी हैं और मालूम नहीं, लेकिन एक नारंगी का है, एक पीला है, एक काला है, एक हरा है, धूसर है और लाल है। प्रत्येक 1 और 3 सफेद रंग के पक्षी हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 6 3 9 लोग बैठने हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। काला पक्षी लाल पक्षी और धूसर पक्षी के दोनों के बगल में बैठा है। तो अगर हम काला पक्षी की बात करें तो एक तरफ से इसको लाल पक्षी ने कवर कर किया और एक तरफ से इसको धूसर पक्षी ने कवर किया। चलिए आगे चलते हैं। पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा है और हरा पक्षी के ठीक दाएं कौन है, तो पीला पक्षी बैठा है। फिर कहता है नारंगी और लाल पक्षी के बीच केवल 3 पक्षी बैठे हैं। तो नारंगी पक्षी और लाल पक्षी के बीच केवल 3 पक्षी बैठे हैं, वाइस वर्सा केस जाएगा। और ये तीनों पक्षी सफेद थे। ये तीनों पक्षी कैसे थे, सफेद थे। चलिए, पीला पक्षी काले पक्षी के दाएं तीसरे स्थान पे है, यानी जहां भी काला पक्षी को रखेंगे उसके दाएं पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा पक्षी जो होगा वो पीला पक्षी है। तो अब देखिए तो काला के बगल में धूसर भी चाहिए और काला के बगल में लाल भी चाहिए। अगर हम लाल को यहां जगह देते हैं तो इसके बीच में ना तो 3 सफेद इधर रख सकेंगे और ना तो 3 सफेद इधर। इसका मतलब हमें इधर देना चाहिए लाल पक्षी को और इधर देना चाहिए धूसर पक्षी को। तो लाल और नारंगी के बीच में 3 सफेद हैं, 1 2 3 कैसे पक्षी हैं, तो सफेद पक्षी हैं। 3 कैसे पक्षी हैं जी, तो सफेद पक्षी हैं सर। अब यहां पे किसको आना चाहिए, तो नारंगी को। चलिए, अब हमें पता है कि पीला जो है ना वो हरा के तुरंत दाएं है, तो पीला हरा के कहाँ है, तो तुरंत दाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पक्षी का काम पूरा हो गया, तो हमारा आंसर 9 चला गया। खुश रहिए बाबू। अब कहता है पीला पक्षी काले पक्षी के दाएं तीसरा है, हो चुका है। तो क्रम से कौन से रंग के पक्षी बाएं और दाएं छोर पे है, तो बाएं छोर पे नारंगी है और दाएं छोर पे पीला है। तो नारंगी और पीला किस में लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए कहता है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए पहले 8 लोग की व्यवस्था कीजिए। और सारे का फेस कहाँ है, तो सर सेंटर की ओर है। अब चलिए देखिए तो साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गई, बैटरी इशू आ गई थी, ठीक है, ओके है ना साउंड प्रॉब्लम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखोगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि सर एक वर्गाकार मेज है और इस मेज पे 8 लोग बैठे हुए हैं और उनका फेस केंद्र की ओर है। इसमें से 4 लोग जो है ना सर वो कॉर्नर पे बैठे हैं, जबकि 4 लोग सर भुजा के मध्य में बैठे हैं, ठीक है। और सारे लोग का फेस बाबू कहाँ है, तो सेंटर की ओर है, फेस सेंटर की ओर। तो जब भी फेस सेंटर की ओर हो तो राइट एंटी क्लॉक लेफ्ट क्लॉकवाइज चलता है। अब कहता है सर सी मेज के एक कोने पर बैठा है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी और जी के बीच में केवल एच है, तो सी और जी के बीच में केवल एच है और कोई नहीं हो सकता। अब कहता है सर डी मेज के एक कोने पर बैठा, तो एक कोना सी ने कैप्चर किया, एक कोना जी ने। अब डी को भी मेज के कोने पर बैठना है, तो डी के लिए 2 ही व्यवस्था बची, या तो भैया इस कॉर्नर पे बैठो या तो इस कॉर्नर पे बैठो। फिर कहता है ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा,
और ए जब कोने पर नहीं बैठा तो भुजा भी तो दो बचे, तो या तो ए यहां बैठेगा या तो ए यहां बैठेगा, छोड़ दीजिए। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी जहां भी बी बैठेगा उसके लेफ्ट में कौन बैठना है, तो ई को बैठना है। फिर कहता है ई एफ के ठीक बगल में है, तो एफ के बगल में तो सी है और एफ के बगल में ई को भी रखना पड़ेगा, तो ई के जस्ट दाएं बी को जाना होगा, तो बी यहां आया। अब देखिए दो कॉर्नर बचा था डी के लिए, एक कॉर्नर ई ने कब्जा किया तो दूसरे कॉर्नर पे डी आएगा। ए के लिए दो मिडिल बचे थे, एक मिडिल कैंसिल हो गया तो बस एक मिडिल बचा, यानी हमारा अरेंजमेंट जो है ना ये बनकर के तैयार हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है, कौन से दो व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठे हैं। तो कौन से दो व्यक्ति जी के बाईं ओर परंतु बी के दाईं ओर बैठे हैं, तो ए और डी यही दो व्यक्ति हैं जो जी के बायां में लेकिन ए के दायां में बैठे हैं। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखोगे, देखिए यहां से लॉजिकल रीजनिंग का और नॉन वर्बल का सेक्टर स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझोगे। कहते हैं यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक, तो कोई नाटक निर्देशक ने अपने कर्मचारियों को बोला कि अगर हम सभी स्थानीय समाचार पत्र, जो वहां भी स्थान पे चलने वाला जो समाचार पत्र है, अगर हम अपने नाटक का प्रचार एडवर्टाइजमेंट उसमें देते हैं तो ऐसा करने से इस सप्ताहांत में होने वाले नाटक के लिए हम अधिक टिकट बेच सकेंगे। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट को सुनकर हम लोग क्या अज्यूम करने वाले हैं, तो देखिए क्या कहता है, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से कम समय लेती है। अच्छा बताइए, समाचार पत्र तो दैनिक पत्र होते हैं ना, दिन पढ़ने वाले होते हैं, या कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं समाचार पत्र जो हम लोग सप्ताह में एक बार खरीदा करते हैं। यहाँ ऐसा कहीं नोटिस नहीं किया गया है कि वो रोज चलने वाला पत्र है या सप्ताह के एक दिन चलने वाला, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम स्थानीय पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करेंगे तो हमारा टिकट ज़्यादा बिकने का उम्मीद है। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिक टिकट बेचेंगे ऐसा ये उम्मीद जता रहा है। अब इस उम्मीद को पढ़कर हमको अजम्पशन लेना है कि शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से कम समय लेती है। अगर हमें लगता कि एक सप्ताह से अधिक का समय लेगी तो क्या हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक है, शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। अगर शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते तो हम लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते ही नहीं। हम लोगों की तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश जब पेपर के माध्यम से करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि उस शहर में लोग नाटक देखने के शौकीन हैं, बस उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे शहर में नाटक चल रहा है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए हम लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की सोच रहे हैं। तो दूसरा नंबर अजम्पशन तो हम नहीं ले सकते हैं कि शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करते तो हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते ही नहीं। हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, यही सोच कर दिया कि यहाँ के लोगों को नाटक देखना पसंद होगा, और जब मेरे नाटक के बारे में उनको पता चलेगा तो वो मेरी नाटक देखने आएंगे और मेरी टिकट खरीदेंगे। लेकिन पहला जो कहा कि शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापन को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से कम समय लेती है, अगर हमें यह पता होता कि भैया अगर हम अभी विज्ञापन देंगे और ये अगले भी कहाएगा विज्ञापन हमारा, तो क्या हम विज्ञापन देते? नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम पेपर में आज ऐड देते हैं तो 2 दिन 3 दिन के अंदर ऐड हमारी आ जाएगी और सप्ताहांत के अंत में बिकेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जाना चाहिए। अब देख लो ऐसा किसमें है, तो डी में दे रखा है, यानी केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे, बी जिन्होंने लगाया उन्होंने गलत लगाया। ठीक है अतुल, अजम्पशन था ना, निष्कर्ष थोड़ी ना था। देखिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, बीपीएससी, टीचर एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए ये रीजनिंग की फाउंडेशन बैच प्रारंभ हुई है। स्टार्टिंग इसकी 14 अगस्त से हुई है। एक क्लास होकर के ये फिर इंस्टीट्यूट बंद हो गई थी
और कल से ये सुचारू रूप से फिर से चलेगी। ठीक है, पहले टॉपिक स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 9 से 10 इसकी टाइमिंग है, किसाल कोल्ड स्टोरेज कैंपस में, साईं मंदिर के नज़दीक, मुसल्लापुर हाट। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हो आप इस बैच में आकर के जुड़ सकते हो, या जो आपके मित्र बंधु कलीग हैं आप उनको इस बैच के लिए आप कह सकते हो कि इस बैच में सर को जाकर के ज्वाइन कर लो। 7 महीने ये बैच पूरी अपनी चलेगी। 7 महीने के बाद रीजनिंग में किसी प्रकार की समस्या आपके साथ या आपने जिनको भेजा है उनके साथ नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर छपी होती है। तो सिगरेट के पैकेट पे छपा हुआ था कि भैया धूम्रपान जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब जैसे ही हमने ये पढ़ा कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या अजम्पशन लेंगे? लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी सामग्री को पढ़ते हैं, बिल्कुल हम ये सोचेंगे। लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं, हम बिल्कुल ये सोचेंगे। यानी 1 और 2 दोनों निहित है धारणा, तो हम लोग आंसर नंबर बी को लगाएंगे, यानी 1 भी अजम्पशन सही है और 2 भी अजम्पशन सही है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बहुत एग्जामिनेशन में पूछे गए। माही के पास 3 अलमारियां हैं और 16 बर्तन हैं और वे उन्हें व्यवस्थित करना चाहती है। अब पूछा गया अलमारी 1 में कितने बर्तन रखे जा सकते हैं। तो पहला कहता है कि अलमारी 1 में अलमारी 2 की तुलना में दुगना जगह है, यानी अलमारी 1 की बात करें तो 2 की तुलना में इसमें कितने जगह हैं? 2 जगह है। और हमारे पास टोटल अलमारियां कितनी हैं? 3 हैं। अब कहता है दूसरा डाटा 1 से तो नहीं निकलेगा। दूसरा डाटा अलमारी 3 में 4 बर्तन हो सकते हैं, इससे भी नहीं निकलेगा। लेकिन अब अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो पता चलेगा कि अलमारी 3 में बचे 4 बर्तन। तो अब हमारे पास बर्तन कितने बच गए? 12। और इस 12 बर्तन को हमको ऐसे काटना है कि 1:3 का 2:1 का रेशियो कटे। ठीक है, यानी 1 रेशियो बराबर 3 हो गया, तो 3 दूना 6 और 3 का 3। डायरेक्ट काटिए ना। इसका मतलब है कि हमको इस 12 बर्तन को ऐसे रखना है कि हमको 1 में 2 से दुगना रखना है। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ भी 4 रख ले तो 4 का दुगना 2, यानी यहाँ 8, 8 4 12, 12 4 16, सारे बर्तन समेट गए। तो ये कब हो सकता है? जब 1 और 2 अकेले नहीं, लेकिन 1 और 2 को अगर हम एक साथ मिला लेना तो हम तय कर सकते हैं कि सर अलमारी 1 में हम टोटल 8 बर्तन रखेंगे। अब देख लो 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, किसी ऑप्शन में दिया है क्या? देख लो नहीं दिया है। ठीक है, इसको सही करो। कथन 1 एवं 2, क्योंकि तीसरा और चौथा कथन तो है ही नहीं, यहाँ 2 ही कथन का गेम चल रहा है। तो 1 एवं 2 एक साथ पर्याप्त है, इसको सही कर लीजिएगा। 1 एवं 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। कहता है एक अलमारी में 4 सेल्फ है। एक अलमारी में कितने सेल्फ हैं? तो 4 सेल्फ। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सेल्फ 2 में कितने खिलौने रखे जा सकते हैं आपको ये मालूम करना है। देखो डाटा 1 कहता है कुल 15 खिलौने, तो डाटा 1 अकेले नहीं दे सकता है। डाटा 2 कहता है सेल्फ 1 में 5 खिलौने रखे जा सकते हैं, तो डाटा 2 भी अकेले नहीं दे सकता, लेकिन 15 में से 5 खिलौना निकल गया। सेल्फ 2 और 3 में समान संख्या में खिलौने रखे जा सकते हैं, तो इसमें और इसमें जो है वो इक्वल खिलौने रखे जा सकते हैं। सेल्फ 4 में 2 खिलौने, सेल्फ 4 में कितने? तो 2 खिलौने। अच्छा देखो 15 खिलौने थे, 5 ऊपर रख दिया, 2 नीचे रख दिया, 5 2 7 निकल गए, बचे कितने? 8 खिलौने। और 8 खिलौने को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 खिलौना इसमें, 4 खिलौना इसमें। 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15 हो गए। यानी कि कोई भी डाटा अकेले आंसर नहीं दे सकता है, लेकिन अगर चारों डाटा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आंसर दे सकता है। कथन 1 2 3 और 4 एक साथ आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा देखिए, कहता है दिए गए विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये मिलके पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं। अब बच गया 1 3 और 4। बोलोगे सर कैसे? तो इसको पलट दो। जब इसको आप पलटोगे तो आप एक ऐसी आकृति बनाओगे, ठीक है। उसको भी आप अगर इधर पलटोगे तो आप एक ऐसी आकृति तैयार करोगे। ये वाला ट्रायंगल को ले जा करके और इसके ऊपर रख लोगे, ये ट्रायंगल को ले जाके इसके ऊपर रख लोगे और ये हमारा वर्ग बन करके तैयार हो गया। तो किससे किससे बनेगा?
तो 1 से 3 से और 4 से वर्ग बनेगा। ऐसा किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग किसको लगा लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। देखिए पूछे गए हैं कि सर इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए आते हैं हम लोग त्रिभुज काउंट करते हैं, ध्यान से समझोगे। देख लो, एक त्रिभुज हमारा ये रहा, ये हमारा 2, ये हमारा 3, और ये दोनों अगर मिला दूं तो 4 हो जाएंगे। इसी तरह से ये हमारा 5 हो गया, और अगर इस पूरे को मिला दें तो ये 6 हो गया। 6 के बाद देख लो, ये रहा 7 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 8 नंबर का त्रिभुज, इस दोनों को मिलाने पर 9 नंबर, ये हमारे पास हो गए 10 नंबर के त्रिभुज, और इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गए 11 नंबर के त्रिभुज। ठीक है, 11 के बाद ध्यान दोगे, यहां से अगर इस छोटे वाले को ले तो ये 12 नंबर का त्रिभुज, और यहां से ये लें तो ये 13 नंबर का त्रिभुज, और यहां से ये लें तो ये 14 नंबर का त्रिभुज, और इस पूरे को ले तो ये रहा हमारा 15 नंबर का त्रिभुज। 15 के बाद देखो, ये यहां से लिया हमने तो ये रहा 16 नंबर का त्रिभुज, और ये यहां से लिया तो हुआ 17 नंबर का त्रिभुज, और ये सबसे बड़ा वाला लिया तो हुआ 18 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो इसमें त्रिभुज की संख्या 18 है। ये आपका LP 14/8/2018 को पूछे गए प्रश्न है। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो 18 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है सर कौन अलग है। देख लो, अलग मिल गया, ऑप्शन नंबर ए अलग है। पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये डार्क लाइन दिखा रहा है, डार्क लाइन दिखा रहा है, डार्क लाइन दिखा रहा है, यहाँ डार्क लाइन नहीं है। यहाँ भी देखो 1 2 3 डार्क लाइन है, 1 लाइट लाइन है। यहाँ भी देखो 1 2 3 डार्क लाइन है, 1 लाइट लाइन है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो मात्र 1 ही डार्क लाइन है और बाकी 3 लाइट लाइन है। ये अलग हो गया। ठीक है, तो कौन अलग है? तो सर ए अलग है। लास्ट क्वेश्चन था, आ जाइए। जो पंगा किया था थोड़ा सा इससे मुलाकात कर ली जाए। यही पंगा किया था ना, 13 13 13, एक लाइन से 13। क्यों 13? 9 6 15 में से 2 गया, 7 4 11 में 2 जुटा, और 7 5 12 में 1 जुटा, 2 जुटा 1 जुटा, फिर 2 घट गया। क्यों? 7 चकवा 28, 28 का आधा 14 माइनस 1 13, 7 पचे 35, 35 का आधा अगर करे तो 17.5। नहीं, कुछ और सोचिए। 13 7 20, 4 पचे 20, 13 + 7 यानी 20। 20 को 4 से भाग दिए तो आया 5, 5 में से 1 माइनस किए तो फिर 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 13 + 7 20, और 20 को भाग देते हैं हम 5 से, तो 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गए। यानी अब यहाँ पे मुझे 2 आना चाहिए। 4 3 2 तो 9 है। अगर 9 में हम लोग 13 जोड़ते हैं तो 13 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 को 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, कैंसिल करो। बी नंबर ऑप्शन जोड़ते हैं, 24 और 9 जोड़ो। 9 में हमने 24 जोड़ा, 9 4 13, 13 के लिए 3 हाथ में 1 3, और अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 पचे 30। नहीं, 12 को जोड़ो तो 12 9 21, और 9 9 18, 6 से भाग देते हैं तो 6 तिया 18, 9 + 9 18 बटा 6, तो आया 3 माइनस 1 2, 4 3 2। आंसर बाबू इसका डी होगा।
ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए। इन दोनों को जोड़ा 13 और 7 को, तो 13 7 कितने हुए 20, इससे भाग दिया 4 से तो आया 5, 5 में से 1 गया तो कितने 4। या आप कह सकते हो कि सर 5 आया शेषफल, 13 7 को जोड़ा 20, 5 से भाग दिया तो फिर 4 आया, तो यहाँ 3 चाहिए था, तो 9 में 9 जोड़ा तो 18 हो गए, 6 से भाग दिया तो 3 आ गए। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आप लोगों ने उस समय वहां माइंड 13 पे मोड़ दिया था मेरा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, ये 7 सेशन और चलेगा। 7 सेशन के बाद आपके जो हैं वो सिर्फ एडवांस क्वेश्चन ही आएंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 30 भंडारा देना था, 30 भंडारा कंप्लीट हो गया, और फिर 1 नंबर से सीरीज शुरू होगी, जिसमें आपके 2 टॉपिक का चयन, 3 टॉपिक का चयन करूंगा, और लगातार 2 टॉपिक 3 टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा, 2 दिन 3 दिन। उसके बाद फिर से अगले 3 दिन के बाद नया टॉपिक आएगा, और फिर वो 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहेगा। सैटरडे वाली क्लास होगी बाबू, अभी क्लॉक खत्म करने दीजिए, उसके बाद हम लोग शादी विवाह वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज की सभा यहीं हम लोग बर्खास्त करते हैं।